आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल मैं आपके सामने लेके आया हूं। इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा है, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट हैं उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें विवेक काटजू लिखते हैं कि 3 नेबरिंग क्वेश्चंस। भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या हमारे पड़ोसी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? पड़ोसी बेवफा है, क्या करें? कुछ नहीं, बैठे रहिए। नहीं, ऐसे नहीं चलता। बैठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये पड़ोसी नहीं बैठे रहेंगे। हम अपनी इकोनॉमी पे कैसे ध्यान दें? कभी बांग्लादेश बर्बाद हो जा रहा है, कभी मालदीव बर्बाद हो जा रहा है, कभी अफगानिस्तान। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? चाइना उधर मेडल भी जीत रहा है और इधर देशों को भी जीत रहा है। भारत ना मेडल जीत पा रहा है, ना ही देशों को जीत पा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने शानदार 10,000 MCQs का कोर्स चलाया है, उसकी पहली क्लास आज होगी। तो उस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। भी बहुत सारे वनडे एग्जाम्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो डार्क साइकोलॉजी हो, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स हो, सिर्फ 2-2 250 के कोर्स मिलेंगे। आमतौर पे कोर्स बड़े महंगे, लेकिन हम क्वालिटी आपको मतलब घर घर तक वो चीज़ें पहुंचा देंगे जो अभी तक खाली बड़े लोगों के पास थी। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने पड़ोसियों को खो दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देखो बेटा, सबसे अच्छे तुमको अगर किसी से भी संबंध रखने तो अपने पड़ोसियों से रखो। लेकिन जब हमारे पड़ोसी इतने नाकारा हैं तो हम कितना अच्छा। भारत ने ऐसा नहीं है, सब कुछ किया, लेकिन क्या हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है? देखिए, ये पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है ना, ये हम सबको पता है। 5 अगस्त को शेख हसीना जो हैं बांग्लादेश से भाग के भारत में आ गई। 5 अगस्त और यही 10 दिन पहले 10 दिन बाद 15 अगस्त 1975 में इनके पिताजी को और उनकी पूरी फैमिली को नाप दिया गया था, मार दिया गया था जान से। तब तक तापलट हो गया था। फिर से 5 अगस्त हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 50 साल बाद तख्ता पलट हो गया है, 49 ईयर्स। अब यही है, जो है सो है, क्या ही कर सकते हैं। 17 नवंबर 2023 मोहम्मद मुइज़ू जो हैं यहाँ पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन के आ गया। मालदीव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा भारतीय जो है वो मालदीव्स घूमने के लिए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डालते हैं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद मुइज़ू 5 लाख का देश यहाँ पे आए, इंडिया के खिलाफ कैंपेन की थी, तभी लोगों ने इनको चुन के भेजा, ठीक है। यहाँ पे मालदीव्स को भारत ने बचाया था, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, लेकिन उसका भी इन्होंने लिहाज नहीं रखा। भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई और मालदीव्स में आ गए। और मालदीव्स का भारत का चोली दामन का साथ है, और बांग्लादेश तो रोटी बेटी का रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम खाली इन्हीं 3 देशों की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फिर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इनकी जो पार्टी मेंबर्स हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। फिर हमने लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप को एक बोला कि लक्षद्वीप जाइए सब के सब। और भारत से टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ। सिचुएशन नॉर्मल है, बट फिर भी प्रो चाइना है। मालदीव्स पे, मोहम्मद मुइज़ू पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और अगले 4 साल तक मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स में रहेंगे। ओके, 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी भागे, अमेरिका छोड़ के चला गया। भारत ने अरबों रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, सब धरे के धरे रह गए। तो ये 3 जो हमारे, आप समझ रहे हो कि ये जो हुआ है ये क्या है? हमारी पॉलिसी फेलियर है। क्या हम समझ नहीं पाए यहाँ पे क्या होने वाला है? अगर आप किसी देश में इतना पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा तो गया, बर्बाद हो गया, प्रोजेक्ट्स भी धरे के धरे रह गए। किसी देश में आप इसीलिए पैसा लगाते हो ताकि आपको उससे रिटर्न्स आए। रिटर्न्स तो छोड़िए, वो प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और कभी जब तक इनकी सरकारें रहेंगी तब तक हो भी नहीं पाएंगे। हालांकि तालिबान चाहता है भारत आ जाए। देखिए, बुराई कभी आप समझिए कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं आती। अब पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए।
देखिए यहाँ पे सरकार को एडवाइजेस चाहिए, और उन्होंने सही भी किया। ऑल पार्टी मीट बुलाई, उन्होंने बोला कि भैया देखो बांग्लादेश से ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, राहुल गांधी ने सवाल पूछे, सही हुआ, सब सही रहा, कोई दिक्कत है सच नहीं रही। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स तो ठीक है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमको चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों पे जो नज़र है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखती है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर सब आता है, और सबसे नीचे आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। यूपीएससी निकालते हो ना बहुत लोग, आईएफएस भरते हैं। अब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आखिरकार आपके पड़ोसी कैसे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, एक जायज़ा जो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है ना, एवरीथिंग, कि आखिरकार उनके पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैं। और ये सब कुछ जो भी आईएफएस बनते हैं बाद में यही जाके एम्बेसडर या डिप्लोमेट्स बनते हैं दूसरे देशों के, ठीक है ना। और दूसरे देशों के डिप्लोमेट मतलब ये समझिए कि जैसे कोई मालदीव्स में अगर भारत का डिप्लोमेट है ही है, तो वो क्या करते हैं ना, वो वहाँ की, वो उनकी ज़मीन पे हैं, उनकी पॉलिटिक्स से वो मुखातिब हैं, हर दिन बात कर रहे हैं, जायज़ा है, एवरीथिंग दे नो अबाउट द पॉलिटिक्स, कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है। तो क्या मालदीव्स में जो हुआ या अफगानिस्तान में जो हुआ ये हम पता नहीं लगा पाए? ये चिंता की बात है। जो बांग्लादेश में हुआ, क्या हमको ये पता नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं और हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए? अमेरिका जैसा देश बाहर से उसने पूरे देश में तख्ता पलट करवा दिया, और फिर हम कैसे कर सकते हैं? 1968 में, 1968 में हमने एक्सटर्नल इंटेलिजेंस बनाया, ठीक है ना। और ये जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस थी, इसमें यही था कि स्किल को डेवलप किया जाए, और यहाँ पे लोगों को, जो तगड़े लोग हैं उनको बुलाया जाए। भारत उन देशों में स्पेशली जहाँ पे भारत का इंटरेस्ट है, भारत के पड़ोसी जो स्ट्रैटेजिक देश हैं, वहाँ पे इनको भेजा जाए। आप समझ रहे हो। और उसके बाद फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और बाकी जितने भी आईएफएस हो गया या डिप्लोमेट्स हो गया, वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर काम करते हैं। ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका या रशिया के हम प्यादे बन जाएं, ठीक है, और किसी का हमको गुलाम नहीं बनना, हमको अपनी एक अलग फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनानी है। 2019 में जर्नल ऑफ डिफेंस स्टडीज़ ऑफ द मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ में एक पेपर छपा था। पीएस राघवन, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ बताया था, ठीक है ना, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड वो चेयर करते थे, और बताया था कि भारत की पॉलिसी बदली है 1998 के बाद। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हो गए। अब पहले तो ज़्यादा कुछ डिविजन्स थे नहीं, लेकिन 1998 के बाद हमने बहुत कुछ बनाया, हमने काफ़ी कुछ डिवाइड किया। अब इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि देखिए उस समय चीज़ें चेंज हो रही थी, साइबर सिक्योरिटी आ गई थी, टेक्नोलॉजी धीमे धीमे बढ़ रही थी, न्यूक्लियर वेपन्स के डिपेंडेंस धीमे धीमे बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इस पर डायरेक्ट बेरेंस था। तो 1999 आते आते नए स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मेरा आपसे एक सवाल है, सबसे पहला एनएसए भारत का कौन था? जबरदस्त आदमी थे वो, जबरदस्त। ऐसा कहा जाता कि अजीत डोभाल अभी ज़रूर है, लेकिन उनसे बेहतर, मतलब कमाल थे वो। तो वो आप कमेंट में नाम बताइए मुझे। तो यहाँ पे 1999 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बना, एनएससी भी बना, ठीक है ना। अब देखिए एनएसए जो हैं वो सबसे क्लोज हैं पीएम के, प्राइम मिनिस्टर के। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसमें सेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद एनएससीएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी बना इन नए स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए। भाई जब ये बनेंगे तो इनके ऑफिस भी तो बनेंगे, ठीक है। तो सचिवालय भी बना। बताते हैं कि देखिए एनएसए क्या करता था, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता था, राइट। प्रधानमंत्री को वो, हेलो हेलो, एक मिनट रुकिएगा, हेलो हेलो, हाँ आवाज़ थोड़ी सी धीमे आ रही थी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता था। हर कोई भी इशू हो, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे फॉरेन का हो, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सब पे असिस्ट, अभी भी यही होता है, सब पे असिस्ट करता है। प्रधानमंत्री को वो डायरेक्ट बताता है कि यहाँ इस देश में प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है ना। 2018 में 4 ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एक तो डेप्यूटी हैं एनएसए रैंक के, एनसीएस की बात कर रहे हैं, एनएससीएस की जो ऑफिस है, एक डेप्यूटी रैंक के एनएसए, ठीक है ना। और
यहाँ इंक्लूडिंग मतलब वो जो चेयर करते हैं और 4 ऑफिशियल्स और हैं, यानी कि एक तरीके से एक इलाबोरेट स्ट्रक्चर है जो बाहरी ताकतों से डील करता है, जो बाहर के देशों की नज़र खबर रखता है। तो क्या हमको ये समझ में नहीं आया कि मालदीव्स में क्या हो रहा है? क्या हमने कहीं चूक कर दी? इतने स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हम ये क्यों नहीं समझ पाए कि ये देश हमसे निकलते जा रहे हैं, अफगानिस्तान हमसे निकल सकता है और हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हैं, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाएं। क्योंकि अगर आप भारत को ओवरऑल देखो तो उनके पड़ोसी भूटान को छोड़ के उनके पड़ोसी उनके हाथ से जा चुके हैं और दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, बहुत ही डीप इनसाइट्स हैं। थैंक यू सो मच।